बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, ये सल्तनत उस्मानिया की सीरीज़ की किस्त नंबर 27 है, जिसमें जिक्र होगा सल्तनत उस्मानिया के 27वें बादशाह का। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के बारे में। उन्होंने कैद की जिंदगी कैसे गुजारी? हरम की कैद की जिंदगी ने सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल की तबीयत को कैसे बदला? रूस ने सुल्तान से जंगबंदी के मुआहदे के लिए 21 जुलाई का इंतखाब क्यों किया? जंगबंदी का जुर्माना इतना भारी क्यों रखा गया? जंगबंदी के इस मुआहदे ने उस्मानियों की सल्तनत का खात्मा कैसे किया? शिकस्त के बाद रूसियों ने कैसे मुसलमानों का कत्ल-ए-आम किया? टीपू सुल्तान की मदद की पेशकश को सुल्तान अब्दुल हमीद ने क्यों ठुकराया? ये सब सवालात और इससे जुड़ी मजीद मालूमात को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, अब्दुल हमीद अव्वल 20 मार्च 1725 को इस्तांबुल में पैदा हुए। आप सुल्तान अहमद सालिस के दूसरे बेटे थे, जो अपने भाई सुल्तान मुस्तफ़ा सालिस की वफात के बाद 21 जनवरी 1774 को सल्तनत उस्मानिया के 27वें सुल्तान बने। लेकिन उस दौर में सुल्तान को खलीफा भी मुकर्रर किया जाता था, इसीलिए सुल्तान अब्दुल हमीद इस्लाम के 126वें खलीफा मुकर्रर हुए। सुल्तान अब्दुल हमीद का बचपन कैद में गुजरा, और जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में भी बताया था कि उस वक्त का ये असूल था कि जो भी सुल्तान तख्त पर बैठता वो बाकी तख्त के दावेदारों को या तो मरवा देता था या फिर कैद में डाल देता था। सुल्तान अब्दुल हमीद के साथ भी ऐसा ही हुआ। हरम की मुकीद जिंदगी गुजारने के बायस अब्दुल हमीद रियासती मामलात पर कोई गहरी नजर नहीं रखते थे, और इसी वजह से वो सल्तनत के सारे मामलों में वज़ीरों के रहमो करम पर रह गए। लेकिन एक बात जो उनके लिए अच्छी साबित हुई वो थी, हरम की जिंदगी ने उनका कुछ भी बिगाड़ा नहीं, बल्कि हरम की तरबियत ने उन्हें बहुत मजहबी और अमन पसंद तबीयत बना दिया। 21 जनवरी 1774 को जब सुल्तान अब्दुल हमीद इक़्तिदार में आए तो उस वक्त रूस के साथ जंग जारी थी। उस जंग को जंग कोलोजिया कहते हैं। नाज़रीन, इस जंग को उस्मानियों के ज़वाल में नहायत ही अहम किरदार हासिल है। वो कैसे, ये हम आपको आगे चलकर कहानी में दिखाएंगे। नाज़रीन, जब रूसियों और उस्मानियों में जंग जारी थी तो उस वक्त उस्मानियों के सदर आज़म मोहसिन ज़ादे पाशा उस्मानी फौज की क़यादत कर रहे थे। जंग के दौरान यनीचरी यानी कि जानिसरीस ने बगावत कर दी और बहुत सी फौज मुंतशिर हो गई। फौज के अचानक ऐसे मुंतशिर होने पर बाजी बिल्कुल पलट गई और उस्मानियों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये शिकस्त इस कदर बुरी और नुकसान इतना बड़ा था कि आने वाले दौर का कोई भी सुल्तान इस नुकसान की तलाफी ना कर सका। ऐसा इस शिकस्त से क्या हुआ था? नाज़रीन, इस शिकस्त ने उस्मानियों को वो मुआहदा करने पर मजबूर किया जिसके बारे में शायद आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। हुआ कुछ यूं कि उस्मानियों को शिकस्त देने के बावजूद भी रूसी फौज मुसलसल पेशकदमी जारी रखे हुए थी। रूस की पेशकदमी को रोकने के लिए सदर आज़म ने जंगबंदी का पैगाम भेजा, लेकिन रूस ने जंगबंदी की बजाय चंद शराइत पर जंग खत्म करने की आमादगी को जाहिर किया। चुनाचे सुल्तान की रजामंदी से 16 जुलाई 1774 को कनारजी में मजलिस की सुलह मुनक्किद हुई। दोनों फरीकैन जंगबंदी के मुआहदे के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन अचानक से सुलहनामे पर दस्तखत के लिए रूस ने 21 जुलाई के दिन का इंतखाब किया। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रूसियों ने मुआहदे के लिए 21 जुलाई का इंतखाब क्यों किया? ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इसी मकाम यानी कि कनारजी पर ठीक 1 साल कबल रूसी जनरल उस्मानियों के हाथों मारा गया था। इसीलिए रूसियों ने इस तारीख को चुना ताकि आइंदा ये तारीख रूसियों की शिकस्त की बजाय उस्मानियों की शिकस्त और जिल्लत का बाइस बना रहे। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको इस मुआहदे के हवाले से बताया कि ये मुआहदा ही उस्मानियों के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस मुआहदे में ऐसा क्या था? ये सुलहनामा कनारजी 28 सफ़ात पर मुश्तमिल था, जिसमें लिखा गया था कि दौलत उस्मानिया अगले 3 साल के अंदर 4 मिलियन रूबेल रूस को अदा करेगी। सुलहनामे में बहरा अस्वद पर उस्मानियों के गलबे के खात्मे और दौलत उस्मानिया के अंदरूनी मसाइल में रूसी मदाखलत के लिए आइंदा की डिप्लोमेसी भी तैयार की गई थी। सुलहनामे में इलाका करीमिया के
जो कि जंग से कबल सल्तनत उस्मानिया का अहम सूबा था, उसको खुद मुख्तार कर दिया गया। और ऐसा करने से अब इन इलाकों के बासियों का उस्मानी सल्तनत से सवाई दीनी रिश्ते के कोई रिश्ता बाकी ना रहा। यानी कि ये रियासत उस्मानियों की सल्तनत से बिल्कुल अलग करके उसको खुद मुख्तार बना दिया गया। इसके बाद करीमिया और दूसरे तातारी इलाकों में से रूस ने क्रश, इनिकाले, अजिफ और उनके मुल्हिक अजला पर अपना कब्जा कायम रखा, यानी कि यहाँ भी अपनी मनमानी की और कब्जा जारी रखा। नाज़रीन, जंगबंदी का ये मुआहदा अपने अंदर आइंदा खतरात का बहुत कुछ सामान लिए हुए था, क्योंकि जिन इलाकों पर रूस उस वक्त काबिज था, रूस के काबिज रहने से वहाँ पर करीमिया के पर हमले का हर वक्त का मौका रूस के पास दस्तयाब था। इस तमाम सूरत हाल के बाद अब उस्मानियों का कब्जा चंद किलों और जिलों की हद तक ही महदूद रह गया था। बाकी तमाम इलाकों पर रूस की मनमानी जारी थी। इस खुद साख्ता तकसीम के बाद रूस को ये हक हासिल हो गया कि वो दौलत उस्मानिया में जहाँ चाहे अपना खाना खोल लें और दौलत उस्मानिया की समुद्री हदूद में आज़ादी के लिए जहाज रानी कर सके। इस मुआहिदे ने रूस को इन उस्मानी इलाकों में खास मराद दे दी, जिनकी आबादी ऑर्थोडॉक्स और नसरानियों पर मुश्तमिल थी। करीमिया के इलाके को दौलत उस्मानिया से आज़ाद कराने की कोशिश रूस ने सिर्फ इसी गर्ज से की कि उस पर कब्जा करना आसान हो जाए। चुनाचे सुलहनामा के चंद ही दिनों बाद रूस ने अपने एजेंट्स के जरिए करीमिया में अंदरूनी खलफशार पैदा करना शुरू कर दिया और फिर अपने ही बर्पा किए हुए फितने को हीले से दुबाने के लिए अपनी फौज को भेजकर पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। न सिर्फ रूस अपनी मनमानियां कर रहा था, बल्कि उसने अवाम को सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ भड़काने का काम करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद अमीर वलाचिया ने रूस के कहने पर अवाम को सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ खूब भड़काया। जब वो अपना काम मुकम्मल कर चुका तो रूस के दामन में पनाह ले ली। रूस से जब इसकी हवालगी का मुतालबा किया गया तो रूस ने साफ इनकार कर दिया। इन हालात को देखते हुए सल्तनत उस्मानिया को मजबूरन ऐलाने जंग करना पड़ा। उस वक्त सदर आज़म मिस्र में बगावत को चल रहे थे कि अचानक से उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हालात खराब हो चुके थे। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी कोई फायदा हासिल ना हुआ और उस्मानियों को रूस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने दिसंबर 1787 में उस्मानी सल्तनत के इलाके बल्गराद पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया के बादशाह जोसेफ सानी ने बल्गराद पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ उस्मानी लश्कर ने डट कर मुकाबला किया, हत्ता कि एशिया कोचिक को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। इस शिकस्त के बाद अगस्त 1788 में रूस ने एशिया कोचिक का मुहासरा कर दिया। नाज़रीन, एशिया कोचिक का मौजूदा नाम यूक्रेन है। बावजूद तुर्कों की हैरत अंगेज जांबाजी के उस्मानी फौजें इस सैलाब का मुकाबला ना कर सकीं और एक तवील जंग के बाद बिलाखिर उस्मानियों को शिकस्त हुई। 40,000 आबादी के शहर में जब रूसी फौजें दाखिल हुईं तो उन्होंने इतना कत्लेआम किया कि सिवाय चंद 100 लोगों के, जिनमें औरतें, बूढ़े और बच्चे शामिल थे, सारे शहर को तहतीक कर दिया। इस तमाम तर सूरत हाल पर 1789 में टीपू सुल्तान ने सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल को बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फौरी तौर पर मदद की दरख्वास्त की। जब टीपू सुल्तान ने यह मदद की पेशकश की, उस वक्त उस्मानियों की रूस और ऑस्ट्रिया से जंग जारी थी, जिसकी वजह से सुल्तान अब्दुल हमीद ने टीपू सुल्तान से माजरत कर ली। नाज़रीन, अपनी तमाम तर नाकामियों के बावजूद अब्दुल हमीद अव्वल को सबसे अहम उस्मानी सुल्तान तस्लीम किया जाता है। उनकी मजहबी तबीयत के बायस लोग उन्हें वली कहा करते थे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने दौर में मिस्र, शाम, मक्का के मुल्हिका इलाकों और मूरिया में उठने वाली अंदरूनी बगावतों और साजिशों का किला कमा किया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने तख्त नशीनी पर जो बेहतरीन काम किए, उनमें बहरी फौज में तब्दीलियां लाना और एक नया आर्टिलरी कोर बनाना शामिल था। यहाँ तक कि मशहूर इंपीरियल नेवल इंजीनियरिंग स्कूल बनाने का सेहरा भी आप ही के सर जाता है। सल्तनत उस्मानिया के 26वें बादशाह सल्तनत की साख की बहाली के लिए कुछ खास ना कर सके, लेकिन अवाम उन्हें वली कहा करती थी और वो अवाम में बेहद मकबूल थे। सुल्तान अब्दुल हमीद अपने आखिरी अयाम में दिल के आर्जे में मुब्तला हुए, जिसके बाद 7 अप्रैल 1789 को 64 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, जबकि उन्हें इस्तांबुल में अपने बनाए गए मकबरे में दफन किया गया।
इसके बाद सल्तनत उस्मानिया को कौन सा बादशाह मिला और उसने क्या किया, ये जानने के लिए इंतजार करें हमारी अगली वीडियो का। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।